इस बजट सत्र का आखिरी दिन है और इस सत्र में इस समापन के दौरान मुझे बात रखने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय आपका। अध्यक्ष महोदय, अब कहाँ से शुरू करूं? विपक्ष की स्थिति देखिए, विपक्ष में तो दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। बड़ा ही विचित्र है, खेल के मैदान में भी अगर प्रतिस्पर्धा हो रही और एक टीम ही गायब हो तो खेल का परिणाम क्या हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष। तो ऐसा समझा जा रहा है कि मानो विपक्ष ने अपनी हार पहले ही मान ली है। और अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, संविधान की कस्में खाने वाले लोग इसी तरीके के हैं अध्यक्ष महोदय। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और देश को परिणाम कुछ और भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि आज धीरे धीरे करके पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने 1,45,000 करोड़ रुपए का अबुआ बजट सदन में पेश किया और सदन ने इस बजट पर अपना मुहर भी लगाया। इसके प्रति मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोगों ने भी इस अबुआ बजट के डिबेट में अपना योगदान भी दिया, हिस्सा भी बने। कई एक माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। और इस सदन का इस बार सदन को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक लंबे अंतराल के बाद हमें नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। इसके लिए मैं विरोधी दलों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके वजह से कई संवैधानिक कार्य अटके पड़े थे, जो अब त्वरित गति से आगे बढ़ाने का प्रयास होगा अध्यक्ष महोदय, जिसको लेकर आए दिन कोर्ट में भी बातें आती हैं। अध्यक्ष महोदय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो भारतीय संस्कृति का जो अमूल्य अवधारणा है अध्यक्ष महोदय, इसको साकार करते हुए इस देश के बड़े लोकतंत्र की गरिमा और गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है अध्यक्ष महोदय। और उसी के तहत सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर हमारी सरकार काम कर रही है अध्यक्ष महोदय। अगर अभी बातें रखी जाए तो अध्यक्ष महोदय 1-2 घंटे बहुत आराम से सरकार के संदर्भ में रखी जा सकती है अध्यक्ष महोदय। कोशिश करूंगा कि इसको संक्षिप्त करने का
अध्यक्ष महोदय, आप देखते होंगे अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार विगत पिछले कार्यकाल से लेकर अब तक हमारे विपक्षों के कई चुनौतियों के बावजूद, कई षड्यंत्र रचने के बावजूद, सरकार को अपदस्थ करने के प्रयास के बावजूद आज पुनः इस राज्य के जनादेश को हम प्राप्त करने में सफल हुए। और सिर्फ सफल ही नहीं हुए अध्यक्ष महोदय, बल्कि इससे पूर्व के सरकार में जितने मजबूती के साथ हम लोग थे, उससे कहीं ज्यादा मजबूती के साथ आज इनके सामने हम लोग खड़े हैं। और ये अध्यक्ष महोदय, ये कुछ भी कह लें अध्यक्ष महोदय, अब धीरे धीरे राज्य और देश की जनता इनके असली चेहरे को देख रही है अध्यक्ष महोदय। धीरे धीरे इनका जो नकाब था अध्यक्ष महोदय, वो परत दर परत उतर रहा है। यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य में अपने षड्यंत्र के जाल को बिछाने के लिए जब इस राज्य के हमारे विपक्ष के लोगों में कमी देखी गई, तो आयातित नेताओं के द्वारा यहां षड्यंत्र रचने का भी प्रयास हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों महीनों अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तक यहां महीनों महीनों तक मंडराते रहे अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो अपने राज्य छोड़कर इसी राज्य में विचरण करने लगे थे अध्यक्ष महोदय। उनका राज्य कोई बाढ़ में डूब रहा है, कोई भुखमरी की स्थिति पर है, उससे कोई लेना देना नहीं इनको अध्यक्ष महोदय। किसी के ना नौजवान, ना किसान, ना आम नागरिक से कोई सरोकार रहा इनका अध्यक्ष महोदय। और आमतौर पर यह देखा गया अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग राज्य और देश के सर्वांगीण विकास की बातें सिर्फ कागजों पर करते हैं, जुबानों पर, भाषणों में करते हैं। वास्तविकता बिल्कुल इससे इतर है अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में हम कैसे काबिज हों, चाहे राज्य की, देश की जनता उनको जनादेश दी हो या ना दी हो। अगर जनादेश ना भी मिला हो तो विधायकों को, सांसदों को तोड़ो फोड़ो, खरीदो, फिर खरीद बिक्री करके सत्ता में आओ। इनका यही उद्देश्य है। और इसके पीछे अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है। ये चाहते हैं देश में अधिक से अधिक राज्यों में इनकी सरकार हो और इस देश का जो सबसे मजबूत और सबसे कहा जाए कि इस देश के गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए जो एक सुरक्षा कवच है, इस देश का जो संविधान है, इस संविधान को उठा के फेंक देना और ये एक अपना संविधान इस देश में थोपने का एक लगातार षड्यंत्र चल रहा है अध्यक्ष महोदय। ये राज्य अध्यक्ष महोदय आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुल राज्य है अध्यक्ष महोदय, और ये देश का सबसे पिछड़ा राज्य भी है अध्यक्ष महोदय। और शायद ये देश का संविधान ही है जिसके वजह से आज आदिवासी, दलित, पिछड़ा बच पाए हैं अध्यक्ष महोदय। नहीं तो अध्यक्ष महोदय, जो इनका वर्तमान राजनीतिक व्यवहार है अध्यक्ष महोदय, वो इतना खतरनाक है
इतना खतरनाक है, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती अध्यक्ष महोदय। इतना निचला स्तर का राजनीति मुझे लगता है देश आजाद होने के बाद कभी नहीं देखी गई। ये पहली बार इस देश में अजीबो गरीब पूरे देश का स्थिति बना पड़ा है अध्यक्ष महोदय। अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यवहारों से इस देश को इस तरीके से उलझाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय कि मैं इनके बारे में कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ में नहीं आता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे लोग अभी हाल फिलहाल में अध्यक्ष महोदय आपने देखा हमारे यहां आस्था इस देश का एक बहुत बड़ा विषय है अध्यक्ष महोदय। लोगों का आस्था जिससे जुड़ा है उसके प्रति उनका व्यवहार और इन लोगों की आस्था का वो एक ये हमारे विपक्ष के लोगों ने एक कमजोर नस के रूप में इसको पकड़कर सभी वर्गों के साथ उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया। आपने देखा अध्यक्ष महोदय अभी हाल में ही कुंभ स्नान का मेला आयोजित हुआ था अध्यक्ष महोदय, उसमें माननीय अध्यक्ष भी गए थे। हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी जाएं, लेकिन जो वहां वातावरण बना अध्यक्ष महोदय हिम्मत नहीं जुटा पाए। उसी में अध्यक्ष महोदय हमारे जो विपक्ष के लोग हैं इस विषय को जिस तरीके से देश में एक इकोनॉमिकल मॉडल बनाने का प्रयास हुआ कि ये देश के अर्थव्यवस्था का बदलने का ये गेयर चेंजर साबित करने का प्रयास हुआ। मुझे बताया जाए अध्यक्ष महोदय इस कुंभ के मेले से देश में कितना बड़ा अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। आज देश की अर्थव्यवस्था का क्या हालत है अध्यक्ष महोदय? आज देश की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है। अपने पैर पर नहीं सर के बल खड़ा हो गया। और ये धीरे धीरे और बुरी स्थिति में जाने की स्थिति में अध्यक्ष महोदय। ये हर गुनाह को ना कबूल करते हैं, ना उस पर पश्चाताप करते हैं, ना उसको सुधारने का भी कोई प्रयास करते हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय कई घटनाएं हैं, कई ऐसे विषय हैं जहां मुझे लगता है अभी बहुत समय लगेगा इस देश को, इस राज्य को या सभी राज्यों को जिस तरीके से देश में जातियों का वर्गीकरण है अध्यक्ष महोदय, उससे तो नहीं लगता है ये लोग कभी भी इस देश के लोगों को शांति से जीने देंगे। फूट डालो और राज करो की नीति को इन लोगों ने बिल्कुल हमसात कर रखा है। हमने पहले सुना था
मुहर्रम में, रामनवमी में सांप्रदायिक तनाव होते हैं। अब तो होली में भी सुनने को मिल रहा है, कल दिवाली में भी सुनने को मिलेगा। अब क्रिकेट मैच में भी सांप्रदायिक दंगे होने लगे। अध्यक्ष महोदय, अब कौन सा ऐसा दिन बचेगा अध्यक्ष महोदय जहां सांप्रदायिक तनाव ना फैले? ये बताइए, ये लोग कौन हैं? ये कहां से आते हैं ये लोग इस तरीके की चीजों को करने के लिए? मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, अगर देश में वर्गीकरण नहीं होता तो शायद हम आज सभी लोग हिंदुस्तानी होते। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोग बहुत पॉजिटिव राजनीति करने वाले लोग हैं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मेरा ये मानना है कि नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ताकत लगता है अपेक्षाकृत सही काम करने की। जितनी ताकत मैं नेगेटिव चीजों पर लगाऊंगा, अगर उतनी ताकत अगर हम लोग अच्छे कामों के लिए करें तो कहीं बेहतर परिणाम हमें मिलेगा। और शायद यही वजह रहा है अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग पूर्ण की अपेक्षा ज्यादा ताकत के साथ आज सत्ता में हम लोग आए, और इसी सोच के साथ हम लोग आगे भी काम करेंगे अध्यक्ष महोदय। और अभी आप ये सत्र समाप्त होने दीजिए अध्यक्ष महोदय, आपको भी दिखेगा, राज्य को भी दिखेगा और देश को भी दिखेगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार विगत एक लंबे कार्यकाल हमारे विपक्ष के जिम्मे रहा है इस राज्य को दिशा देने का। दिशा तो दे नहीं पाए, इस राज्य को भी भटका दिए, इस राज्य को भी एक दलदल में जाकर के खड़ा कर दिया और खुद भी भटक गए। और नतीजा है आज वो दिन ब दिन इनकी भी संख्या घट रही है। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का जो कार्य रहा है अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुख्यमंत्री मैया योजना अध्यक्ष महोदय, लगभग 60 लाख 57-58 लाख महिलाओं को सम्मान राशि देने का अध्यक्ष महोदय, ये छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज हमने ये बात सिर्फ जुमला नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है। आज गांव में महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान देखिए अध्यक्ष महोदय, पता चलेगा कि आज इस राशि से वो कितनी सोच पैदा कर रही है। आज क्या क्या वो सपने देख रही है। आज वो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाने के सपने देख रही है। अध्यक्ष महोदय, ये अभी शुरुआत हम लोगों ने की है। अभी आपको साल 1.5 साल के बाद इस योजना का जो इम्पैक्ट है, उसका जो असर है होगा अध्यक्ष महोदय, वो पूरा देश को दिखेगा। और आज यही वजह है कि हमारे विपक्ष भी चुनावी मुद्दे में जाते हैं तो मैया सम्मान की बात करते हैं, लेकिन देने की मंशा इनकी उसमें भी नहीं है। अभी हाल के दिनों में दिल्ली में हमारे विपक्ष के लोगों ने एन केन प्रकार चुनाव जीतने का काम किया, सत्ता में आने का काम किया,
और कैसे आए हैं वो भी जग जाहिर है अध्यक्ष महोदय। किस तरीके से चुनाव आयोग को इन लोगों ने अपने जूते के नीचे रखा है और इस सत्ता की सीढ़ियों में चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी जग जाहिर है अध्यक्ष महोदय। लेकिन वहां पर भी मैया सम्मान के नाम पर अभी भी गोल मोल इनकी कार्य योजना चल रही है। हमसे पहले चुनाव हुए कई राज्यों की सरकार जिन्होंने ये वादा करके चुनाव में गए थे कि हम लोग मैया सम्मान देंगे, वहां भी अभी तक ये योजना शुरू नहीं कर पाए। और हम लोगों ने सफलतापूर्वक अध्यक्ष महोदय इस योजना को प्रारंभ किया है अध्यक्ष महोदय, और लगभग इस योजना में सरकार का सालाना लगभग 13,000 करोड़ से अधिक खर्च इसमें आएगा अध्यक्ष महोदय। यह साधारण बात नहीं है। अपने बजट का 13,000 करोड़ रुपया, और वो इसी दूरदर्शिता के साथ रखा गया था अध्यक्ष महोदय कि हमें पता है अध्यक्ष महोदय, और हमारी व्यवस्थाओं के बारे में भी हमें पता है कि हम कितने सक्षम हैं, हमारी व्यवस्था कितनी सक्षम है। आज व्यवस्था के साथ साथ अध्यक्ष महोदय जो 4 चक्के वाली जो गाड़ियां होती है, कोई 2 चक्के से चलने वाली होती है, कोई इसमें 2 व्हील ड्राइव्स होता है, एक 4 व्हील ड्राइव्स होता है अध्यक्ष महोदय। पहले सरकार 2 चक्कों के साथ चलती थी, अब ये सरकार 4 व्हील के साथ चलेगी अध्यक्ष महोदय। अब गांव के भी लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम है। अब हम नहीं बल्कि हमारे इस राज्य के आम नागरिक इस राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा अध्यक्ष महोदय। सर्वजन पेंशन अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, आप भी जनप्रतिनिधि के रूप में भी हैं अध्यक्ष महोदय। पहले गांव भी जाते थे, विभिन्न क्षेत्रों में आपका भी आना जाना रहा है, माननीय सदस्यों का भी आना जाना रहा है। पेंशन को लेकर के लंबी कतार, वेटिंग लिस्ट कभी खत्म ही ना हो, कभी खत्म नहीं होता था। और पता चलता था कि गांव में 2, 4, 5 लोगों को पेंशन मिलता है। लोग पेंशन के लिए ना जाने कितने दलालों के चक्कर में फंसकर उनको अपना जमा पूंजी भी लुटा रहे थे। हम लोगों ने ऐसा कानून बनाया है अध्यक्ष महोदय कि आज गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग डिबरी लगा के खोजेंगे तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा अध्यक्ष। हर एक लोगों को, और हम लोगों ने तो इसमें महिलाओं का भी उम्र को 50 साल कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये राज्य गरीब है, पिछड़ा है। इस राज्य की जनता का सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान रहा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमने देखा अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज्य को उस स्थिति पर लाके खड़ा किया था जहां लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मरा था अध्यक्ष महोदय। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जन भर लोग मरे। किसानों ने आत्महत्या भी की थी अध्यक्ष महोदय, ये हमने खुद देखा भी था। अध्यक्ष महोदय, लोगों को लगता है अध्यक्ष महोदय ये सब सिर्फ हम लोग वोट बैंक के लिए हम लोगों ने काम किया था अध्यक्ष महोदय। ये वोट बैंक नहीं अध्यक्ष महोदय। जिस तरीके से भारत सरकार ने नीतियां बनाई है अध्यक्ष महोदय, आने वाला समय में
जो आर्थिक असमानता है वो इतना बड़ा होने जा रहा है कि अध्यक्ष महोदय, मुझे तो सिहरन होती है कि आने वाले 10 सालों के बाद इस देश का जो हालात, वर्तमान स्थिति जिस तरह की ये सब आगे बढ़ रहा है अध्यक्ष महोदय। अभी कल परसों मैंने कहीं देखा अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने बड़ा चतुराई से अभी एक बड़ा धन उगाही करने का एक नया तरीका अपनाया है। आरबीआई अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक अपने नियम में बदलाव किया। एटीएम कार्ड लगभग सभी लोगों के पास है, मेरे पास भी है, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं उपयोग किया अध्यक्ष महोदय, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि आजकल जो वर्तमान स्थिति है इसमें हर जगह खतरा ही खतरा, लेकिन इसी खतरे में चलना भी है। अध्यक्ष महोदय, जो लोग भी एटीएम उपयोग करते हैं, एटीएम से आप पैसा निकालेंगे तो उसमें आपको चार्जेस लगेंगे। ये चार्जेस इन लोगों ने बढ़ा दिए और अब आप लोग अपने अकाउंट के बारे में जानना चाहेंगे, मेरा अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना बकाया खाते में पैसा है। अगर वो भी जानना चाहेंगे तो उसके लिए भी पैसा लगेगा। आप दूसरे, अगर एसबीआई का आपका एटीएम है और दूसरे बैंक से आप पैसे निकाल रहे हैं तो उसमें जो पैसा कटेगा वो भी बढ़ोतरी होकर कटेगा। और आपको बताऊं अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने विगत वर्ष इस चतुराई को अपना कर आम लोग, और मिनिमम बैलेंस भी होना चाहिए, इससे नीचे रहा जो इनका मिनिमम बैलेंस है तो उसमें भी आपको चार्जेस लगेंगे अध्यक्ष महोदय। और इस तरीके से चतुराई से ये आपके जेब काटते हैं। और इसमें अध्यक्ष महोदय, ये जो पुराना जो इनका चार्जेस था, अभी लोगों ने पैसा निकासी में एक 17 रुपया था तो अब 19 रुपया कर दिया, 6 रुपया था तो उसको 7 रुपया कर दिया। जो 17 और 6 रुपया का जो पहले का जो चार्जेस था अध्यक्ष महोदय, उसके माध्यम से आरबीआई ने लगभग इस देश में 8,500 करोड़ रुपए का उगाही किया अध्यक्ष महोदय, 8,500 करोड़ रुपया। और इसमें देखिए सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं नौजवान, जो घर से उसके माता पिता उसको पैसा एटीएम में भेजते हैं, वो 100 रुपया 200 रुपये करके निकालता है और जितने बार वो निकालेगा उसको कितना चार्जेस लगेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं अध्यक्ष महोदय। इन नौजवानों का क्या होने वाला। महंगाई एक तरफ, उसकी स्पीड इतनी रफ्तार हो चुकी है, तो अध्यक्ष महोदय ये हालत है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका पैसा कहां से निकाल रहे हैं। धीरे 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 आप पता चला कि आपके खाते में एक भी रुपया नहीं बचा। अध्यक्ष महोदय, उसी प्रकार हम लोगों ने सड़क को बेहतर बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने संकल्प लिया है और अब तक हजारों किलोमीटर सड़क दुरुस्त भी किए जा चुके हैं। इस वर्ष अध्यक्ष महोदय लगभग 5,000 करोड़ रुपया के खर्च से लगभग 1,200 किलोमीटर सड़क निर्माण करने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं। इस राज्य में अध्यक्ष महोदय छोटे मंझोले उद्योग कैसे स्थापित हो, एमएसएमई, इसको लेकर अध्यक्ष महोदय बहुत दिनों से बहुत मंथन, चिंतन, कॉन्क्लेव, बहुत सारी चीजें की गई अध्यक्ष महोदय। उसी कदम में बढ़ाते हुए इस बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया है
एमएसएमई के लिए एक अलग डायरेक्टोरेट हम लोग स्थापित करेंगे अध्यक्ष महोदय, जहां हमारे उद्योग लगाने वाले लोगों को सुविधा हो पाएगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में लगभग 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों की क्या हालत है आपको पता है। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में, दिल्ली में तो जो हालत रहा है, किसानों ने जो हड़ताल किया, वो भी ऐतिहासिक, आजाद देश के बाद पहली बार ऐसा किसानों का आंदोलन रहा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, केंद्र में, दिल्ली में सरकार बदली और रातों रात उन किसानों का तंबू को उखाड़ कर फेंक दिया गया। अध्यक्ष, ये हालत है और उनका सिर्फ एक ही मांग था, एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी फिक्स करो, वो भी देने के लिए तैयार नहीं। वर्तमान हमारे विपक्ष के लोग पूरी तरीके से ऐसे हाथों के कठपुतली बन चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां पर किसानों के लिए, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने लगभग 4 लाख से ज्यादा किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड का नाम से लोग जनरली हम लोग बात विचार करते हैं तो झारखंड मतलब झाड़ जंगल वाला प्रदेश, जहां जंगल, पहाड़, नदी का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। अध्यक्ष महोदय, आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष महोदय, राज्य के किसानों के साथ मिलकर लगभग 1.5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने फलदार पेड़ भी लगाए। अध्यक्ष महोदय, और ये बहुत कहा जाए अध्यक्ष महोदय कि सामान्य चलते फिरते स्थिति में हम लोगों ने 1.5 लाख 1,50,000 एकड़, 1,50,000 एकड़ जमीन, ये सामान्य ये में हम लोगों ने किया। देखो, उसमें थोड़ा अगर हम लोगों ने थोड़ा ध्यान से उस पर काम करने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय, और करेंगे भी अध्यक्ष महोदय, ये अब हम आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हम लोग लगभग 5,000 एकड़ जमीन पे इस साल का ये हम लोगों ने टारगेट रखा है अध्यक्ष महोदय। और इन सब खेती बाड़ी करने के लिए अध्यक्ष महोदय सबसे पहले जरूरत होता है पानी का। और अध्यक्ष महोदय, पानी को लेकर यहाँ बड़े बड़े नहरें बनाई गई और नहरों की क्या हालत रही है आपको भी पता है। आज वो नहरें व्हाइट एलिफेंट का रूप धारण कर लिए, पैसा लगता जा रहा है, लेकिन एक बूंद किसान के खेत में पानी नहीं। आज हम लोगों ने इससे इतर उठ करके अध्यक्ष महोदय लिफ्ट इरिगेशन की तरफ, पाइपलाइन इरिगेशन की तरफ बढ़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और इसमें मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है अध्यक्ष महोदय, और इसमें भी हम लोगों ने विभाग में लगभग 2,257 करोड़ रुपया इस बार हम लोगों ने दिया अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय 80% लोग खेती बाड़ी से जुड़े हैं। खेती बाड़ी है तो स्वाभाविक रूप से गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर होना भी जरूरी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने इस क्षेत्र में भी, पशुपालन क्षेत्र में भी अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चला रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें भी हम लोग 255 करोड़ रुपया हम लोग इस बार दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तालाब निर्माण में भी अध्यक्ष महोदय लगभग 300 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने इस बार कृषि यंत्र बैंक बनाया है अध्यक्ष महोदय, जहां किसानों को उन्नत किस्म का
मशीन उपलब्ध कराया जाएगा खेती बाड़ी करने के लिए अध्यक्ष महोदय। आजकल लेबर कम मिलता है अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर के लगभग 140 करोड़ रुपया हम लोगों ने रखा है अध्यक्ष महोदय, ताकि हम लोग किसानों को और बेहतर तरीके से खेती करवा पाए। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय सब्जी की खेती, फूल की खेती, नर्सरी, मधुमक्खी पालन, चाय की खेती, इन सबको पहले चाय बागान इस राज्य में हुआ करता था अध्यक्ष महोदय, इसको विलुप्त कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। अभी भी कहीं यदा कदा होता है, हम लोगों ने ट्रायल भी किया अध्यक्ष महोदय, इस बार इसको प्रमोट करने का प्रयास है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए भी हम लोगों ने 305 करोड़ रुपए रखा है अध्यक्ष महोदय। और इस बार अध्यक्ष महोदय एक और हम लोग साहसी कदम उठाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। धान की खरीद तो सरकार करती ही थी, अब धान के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंदी आदि में भी समर्थन मूल्य देगी अध्यक्ष महोदय, और इसको वृद्धि भी करेगी अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज हम लोगों ने सीएम एक्सेलेंसी स्टार्ट किया है अध्यक्ष महोदय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी अध्यक्ष महोदय। अभी कल परसों ही अध्यक्ष महोदय मैं कहीं न्यूज पढ़ रहा था, उसमें जो एडमिशन होने हैं, उस एडमिशन के लिए उन स्कूलों में अभी मात्र 9,000 ही छात्रों के लिए सीटें हैं अध्यक्ष महोदय। आपको सुनकर हैरानी होगी, उस सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए राज्य के अभिभावक और बच्चों का जो उत्साह है, 35,000 से अधिक बच्चों ने एंट्रेंस में हिस्सा लिया अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, आने वाला समय में आईआईटी, मेडिकल और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से कितने बच्चे निकले बड़े पैमाने पर। और आज हम लोगों ने तो इस राज्य में जो स्कूल में 12th पास करते हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, जैक का हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, सभी टॉपर्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी हैं, सभी को हम लोग क्रमशः 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया आर्थिक सहायता भी देते हैं अध्यक्ष महोदय, और साथ साथ में लैपटॉप और एक मोबाइल भी देते हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि कोई भी पैसे के अभाव में अच्छे स्कूलों में एडमिशन होने से वंचित ना हो। अध्यक्ष महोदय कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस राज्य में, चूंकि हम लोगों का आदिवासी बहुल राज्य है अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्द इसका संचालन में भी अभी शुरू होगा अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने इसीलिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया अध्यक्ष महोदय, जिसका अभी बहुत जल्दी उसका हम लोगों ने जमशेदपुर में भी बिल्डिंग को इसको आवंटित किया है अध्यक्ष महोदय। तो कई ऐसी चीजें हैं, और इसके साथ साथ एक और अध्यक्ष महोदय, समाज के अंदर कई ऐसे लोग भी हैं जो कई चीजों से असहाय होते हैं, जैसे दिव्यांगजन, अनाथ बच्चे। इन सब बच्चों के लिए भी सरकार अपनी मानवीय भाव रखती है अध्यक्ष महोदय, और इसमें 10वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं अध्यक्ष महोदय, जो अनाथ और दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में अध्यक्ष महोदय हम लोग सालाना 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे अध्यक्ष महोदय।
और दैनिक उपभोग अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हम लोग वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे विपक्ष के लोगों ने इतने बड़े कार्यकाल में नेतरहाट जैसे प्रतिष्ठित स्कूल का बेड़ा गर्क कर दिया अध्यक्ष महोदय। यह हाल कर दिया अध्यक्ष महोदय। मैं एक बार गया था, संघर्ष यात्रा एक हमारा चल रहा था, इन्हीं को सत्ता से बेदखल करने का हमारा दौरा चल रहा था अध्यक्ष महोदय। उसमें मैं गया था। उस बिल्डिंग को देखने के बाद मुझे इतनी निराशा हुई कि एक कहा जाए कि हेरिटेज बिल्डिंग स्कूल इतना खूबसूरत प्रकृति के गोद में, जहां लोग नक्सल के नाम पर डराते धमकाते रहे, वहां पर इतने वर्षों तक बच्चे कैसे खुशहाल रहते थे, ये हमारे समझ से परे। और ये भी पता है अध्यक्ष महोदय, नेतरहाट वो स्कूल है जहां से देश को सबसे अधिक IAS IPS मिले हैं अध्यक्ष महोदय, और उस स्कूल का इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया। और उसी समय मैं वहां के प्रिंसिपल से कहा, वो चूंकि झारखंड बोर्ड के तहत आता है, वो हिंदी मीडियम में चलता था अध्यक्ष महोदय, और उसी समय हमने कहा था कि इसको इंग्लिश मीडियम में भी कन्वर्ट किया जाए, इंग्लिश मीडियम के माध्यम CBSE का भी कोर्स इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि अभी प्रतिस्पर्धा का वक्त है। और मैं जब दोबारा गया अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी हुई कि यह CBSE के साथ भी वो जुड़ चुका है। और अध्यक्ष महोदय, आज हम लोगों ने उसी विद्यालय के तर्ज पर इस राज्य में दुमका में, चाईबासा में, बोकारो में स्कूल बनाने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, धनबाद, खूंटी, रांची, गुमला, साहिबगंज, गिरिडीह में तकनीकी महाविद्यालय, मेदिनीनगर, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में कुछ जो भी आज हम देश में लोकतंत्र का इतना बड़ा ये देश, इसमें कानून एक ऐसी कानून का क्षेत्र है अध्यक्ष महोदय, जिसको लीगल साइड हम लोग कहेंगे तो सही। उस क्षेत्र में यहाँ पर बहुत कम बच्चों को अवसर मिलता है अध्यक्ष महोदय, और नतीजा है कि यहाँ पर वकील नहीं है तो जज भी नहीं बनते। एक दो जज हैं, एक दो कभी बने तो बने गलती से, भूल से। अभी हाल फिलहाल में ही एक जज थे, वो भी रिटायर कर गए। और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में भी यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों को आगे आना चाहिए। इसलिए लीगल स्टडी को आगे बढ़ावा देने के लिए गिरिडीह, चाईबासा, दुमका, मेदिनीनगर एवं देवघर में विधि विश्वविद्यालय खोलने का हम लोगों का निर्णय लिया अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य को लेकर के अध्यक्ष महोदय, आपको पता ही है अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोग कितने आग बबूले होते रहते हैं। इनके साथ देने वाले कुछ लोग और बौद्धिक लोग इधर उधर पर्दे के पीछे भी बैठे रहते हैं, जो इनको बड़े तरीके से साथ भी देते हैं अध्यक्ष महोदय। हमें पता है अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकारी व्यवस्था में इस राज्य की जनता को भरोसा है। आज यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि बेड नहीं है तो हम जमीन पे ही अपना इलाज कराएंगे, लेकिन रांची के रिम्स में ही हम इलाज कराएंगे। और रांची के रिम्स के अंदर की जो लोगों का लोड इतना अधिक हुआ पड़ा है अध्यक्ष महोदय, और वो इतनी पुरानी बिल्डिंग
रही है अध्यक्ष महोदय, जहां आज वो समय अवधि में कमजोर सा हुआ पड़ा है। आज उस रिम्स को आने वाले 5 साल के अंदर आप नया रिम्स के रूप में देखेंगे। इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपया का हम लोगों ने एक बजट उपबंध किया है अध्यक्ष महोदय। और इसके साथ साथ अपने सरकारी झारखंड सरकार अपने दम पर रिम्स के ही तर्ज पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी रांची में स्थापित करेगी अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस देश में पहला ये राज्य है अध्यक्ष महोदय जहां आम जनों के लिए हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। हजारों लोगों ने इसका लाभ भी लिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए अभी इस विषय पर हम लोग कार्य योजना लगभग आखिरी चरण पर है। आपको आए दिन खबर होता होगा, चाहे वो सही हो गलत हो। और हमारा राज्य के जो भौगोलिक स्थिति भी ऐसा है अध्यक्ष महोदय, पहाड़ पठार नदी नाला और गांव भी इसी तरीके से, 2 घर वहां है, 4 घर वहां है, 50 घर वहां है। अलग अलग जगहों पर लोग कहां बीमार होगा नहीं होगा इसका कोई बता पाना संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय। हो सकता है रोड तक निकलने के लिए लोग अपने परिजन को खाट में या किसी और चीज में ढो करके पार कर रहे हो। पूरे राज्य की नदियों में तो पुल बनाया नहीं जा सकता अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए इस राज्य की जनता के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने की तैयारी पर सोच रहे हैं। इसकी मैपिंग हो रही है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, सरकार अपने खर्च से उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। और अब ये राज्य के हर हॉस्पिटल में हेलीपैड बनाने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया अध्यक्ष महोदय, ताकि हम किसी भी हॉस्पिटल में अपने मरीजों को पहुंचा सकें। आप देखे होंगे अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने घर के ऊपर एम्बुलेंस हेलीपैड बनाते हैं। इस देश में हमको नहीं लगता अध्यक्ष महोदय किसी भी हॉस्पिटल में हेलीपैड होगा। अगर ये होगा भी तो ये देश का पहला राज्य होगा जो अपने राज्य के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेगी और हॉस्पिटल में हेलीपैड की व्यवस्था करेगी। अध्यक्ष महोदय, कई योजनाएं हैं, अगर गिनाना शुरू करूं तो अध्यक्ष महोदय बहुत सारी चीजें आएंगी। हम लोगों ने अपने जो आर्थिक और फाइनेंशियल व्यवस्था को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने लोन लेने का भी, जो राज्य का कर्ज सरकार के ऊपर होता है, वो भी एक सीमित दायरे पर हम लोगों ने रखा है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, ये देश अध्यक्ष महोदय एक संघीय ढांचा के रूप में जाना, संघीय व्यवस्था के रूप में भी इसकी एक पहचान है अध्यक्ष महोदय। जितनी ताकत हम लगाएं उतना ताकत केंद्र सरकार को भी सहयोग के रूप में देना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हमें ये बार बार ये एहसास कराया जाता है कि आप डबल इंजन की आप सरकार नहीं है तो आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जाएगा। और ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है अध्यक्ष महोदय। आप देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में सब, मुझे लगता है अगर खनन गतिविधियां यहाँ होती है अलग अलग खनिज संपदाओं का, तो मुझे लगता है इस देश में सबसे अधिक खनन कार्य अगर हो रहा होगा तो झारखंड प्रदेश में ही हो रहा होगा अध्यक्ष महोदय। चाहे कोयला हो, लोहा हो, तांबा हो, जो भी हो, आज उसको लेकर अध्यक्ष महोदय लगातार हम अपनी मांग रख रहे हैं। और विशेषकर कोयला कंपनियों से अभी तो एक ही क्षेत्र में अभी घुस पाए हैं। कोयले के क्षेत्र में 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया,
केंद्र सरकार कभी बोलता है हाँ, कभी बोलता है ना अखबारों में, लेकिन आज 1,36,000 करोड़ रुपए में हमें पैसे आए हैं अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं है कि नहीं आए हैं। इसके एवज में हमें पैसे आए हैं बहुत कम, मुझे लगता है कि 2,500-3,000 करोड़ रुपए से अधिक नहीं आया होगा, लेकिन 1,36,000 करोड़ रुपए अध्यक्ष महोदय, ये इतना बड़ा बजट है। अगर ये पैसा एक मुश्त हमें दिया जाए अध्यक्ष महोदय, तो मैं आपको वादा करता हूं अध्यक्ष महोदय, हमारे जैसे राज्यों को ये राज्य कर्ज देने की स्थिति में आ जाएगा अध्यक्ष महोदय। हम लोग कर्ज देंगे अध्यक्ष महोदय, ये स्थिति पर इस राज्य को खड़ा किया जा सकता है, लेकिन ये लोग देंगे नहीं। ये चाहते नहीं है कि ये राज्य आगे बढ़े, ये चाहते नहीं यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा मजबूत हो। इनको तकलीफ होती है अध्यक्ष महोदय, हम जैसे लोग, आदिवासी समाज से आने वाले, दलित समाज से आने वाले लोग मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, इनको तकलीफ होती है, आंखों में चुभता है। इनको अच्छा नहीं लगता है कि हम लोग हवाई जहाजों में घूमें। ये सब इनके लिए पैटेंट हुआ पड़ा है, इसमें यही लोग चढ़ेंगे, यही इनका संकल्प है। और दूसरा कोई हाथ भी लगाया तो उसका हाथ काट दो। ऐसी कई घटनाएं हुई है, आदिवासी दलित को ऊपर पेशाब कर देना। अभी तो कल परसों ही कोई एक कहीं किसी जगह का मैं खबर देख रहा था, एक नौजवान, दलित नौजवान मोटरसाइकिल बुलेट पे सवार होकर जा रहा था, कहीं उसको संभ्रांत नौजवान लोग मिला, पहलवान लोग, उसको उतारा, उसका हाथ काट दिया। बताइए क्या तमाशा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय बहुत विचित्र स्थिति है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय मनरेगा जैसे महत्वपूर्ण योजना, मुझे लगता है देश का गांव देहात और मजदूर वर्ग का व्यक्ति मनरेगा के नाम से ही जिंदा है। पैसा तो उसको कब मिलता है, नहीं मिलता है, वो खुद ही समझता होगा अध्यक्ष महोदय, लेकिन मनरेगा के नाम से ही जिंदा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये एक ऐसी योजना है जो विशुद्ध रूप से ऐसे लोगों का सहारा है जिसका कोई सहारा नहीं। आज इसके लिए भी अध्यक्ष महोदय 1,200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का बकाया अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने अपने रिवॉल्विंग फंड भी रखे, वो भी खत्म हो गया। पता चला अध्यक्ष महोदय सारा फंड मनरेगा ये में ही चला जाए। तो अध्यक्ष महोदय ऐसे कई चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार लोगों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने को लेकर अध्यक्ष महोदय बड़े पैमाने पर कभी कहीं चापाकल गड़ रहा है, कहीं बड़े क्या कौन HTT क्या बोलता है, बड़े HYDT बोरिंग करने के कई हमारे विपक्ष के लोगों ने भी कहा है कि HYDT हमारे यहाँ बोरिंग करा दीजिए, वहां पानी बहुत नीचे चला गया है। प्राकलन भारत सरकार एक सीमित तक देता है, उससे नीचे का कोई अता पता नहीं, पानी का लेयर दिन ब दिन नीचे जा रहा है। फिर भी हम लोग का प्रयास है अध्यक्ष महोदय कि लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचाएं, लेकिन इसमें भी कई बाधाएं, समस्याएं आती है अध्यक्ष महोदय। 6,000 करोड़ से ज्यादा बकाया जो हमें राज्य सरकार को देना है, जो हमारा अधिकार बनता है, वो भी बकाया है अध्यक्ष महोदय। कैसे इतनी जल्दी पहुंचती, कैसे हम इस समय पर पूरा कर पाए? और ये मार्च खत्म होने के 2-4 दिन बाकी है अध्यक्ष महोदय, अभी इतने बकाये इनके पास पड़े हुए। और बजट भाषण में देंगे आपने खर्च नहीं किया, आपने वहां डुबा दिया, यहां बर्बाद कर दिया, आपका पैसा खर्च नहीं हो पाया। तो कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय। सामाजिक सुरक्षा में भी हम लोगों ने सर्वजन पेंशन लागू किया, उसमें कुछ हिस्सा भारत सरकार की तरफ से मिलने वाला जो पैसा है
वो पैसा नहीं आ रहा है। गांव में हमारे द्वारा चालू की गई योजना के पैसे उनको मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा। और ये लोग उस योजना को, हमारे विपक्ष के लोग बोलते हैं ये भारत सरकार नहीं, राज्य सरकार ने रोक रखा है पैसा। ये अफवाह फैलाते हैं। महीनों तक रोक के रखा जाता है अध्यक्ष महोदय। और गरीबों को आवाज देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार बोलते हैं, हर गरीब को आवाज देंगे। आवाज कहां से देंगे आप? जिस तरीके से सौतेला व्यवहार करेंगे तो कहां से गरीबों को आवाज पहुंचेगा अध्यक्ष महोदय? हमारा जो आवंटन है वो आवंटन हम अपने डबल इंजन की सरकारों को दे देते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं और दिन रात इस विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, हम लोग अपना संसाधन भी जुटाने में कोई कसर हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। और अभी संसाधन जुटाने की बात आई है तो अध्यक्ष महोदय आपको बताना चाहूंगा कि राजस्व संग्रहण में लगातार हमारी वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, 2019-20 में लगभग 25,000 करोड़ रुपए का हम लोग का था अध्यक्ष महोदय। इसे बढ़ाकर 23-24 में 42,000 करोड़ रुपए किया है। और इस बार अध्यक्ष महोदय जो हमारा लोअर साइड का जो अपेक्षा है, उम्मीद है, वो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का है अध्यक्ष महोदय। इतना धन संग्रहण करने का हम लोगों ने रख रखा है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार कई ज्वलंत विषय हैं, जैसे इस राज्य के जो मूल आत्मा कहा जाए अध्यक्ष महोदय, मूल भावना कहा जाए अध्यक्ष महोदय, जैसे हमारे पिछड़े वर्गों को 27% का आरक्षण देने का अध्यक्ष महोदय, हमारे आदिवासी भाइयों को सरना आदिवासी धर्म कोड देने का बात हो अध्यक्ष महोदय, चाहे खतियान आधारित स्थानीय नीति की बात हो अध्यक्ष महोदय, ये सारे जो ज्वलंत विषय हैं अध्यक्ष महोदय, ये सभी चीजों पर हमारे भारत सरकार ने अपनी कुंडली मार करके ये बैठे पड़े हैं अध्यक्ष महोदय। अब हमें लगता है अध्यक्ष महोदय, इन ज्वलंत विषय पर अब राज्य की जनता को ही आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। इसका लिए हम लोग पूरी उम्मीद के साथ इस बात के लिए तैयारी में है कि अब इसके लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जितना भारत सरकार, राज्य सरकार कोर्ट कचहरी करते रहिए, कुछ परिणाम नहीं हो। जनता के दरबार में चले, वही सभी इसका निर्णय होगा अध्यक्ष महोदय। हमारे अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ अभी आप लगातार कुछ खबरें सुन रहे होंगे परिसीमन को लेकर अध्यक्ष महोदय। अभी देश में पूरा ये चर्चा का विषय हुआ पड़ा है। कई राज्य में तो गोष्ठियां भी लगना शुरू हुई है। और ये परिसीमन नहीं है अध्यक्ष महोदय, परिसीमन के पीछे भी एक हिडन एजेंडा है। कैसे आदिवासी दलितों का सीट को घटाया जाए। पिछला बार यही प्रयास हुआ था। माननीय हमारे वरिष्ठ यहां सदस्य हैं, इन सभी को मालूम है और आप भी हैं सर, कि आदरणीय दिसंबर शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में उस समय यह परिसीमन को तो रोका गया, लेकिन इस बार बड़ी चतुराई से और बड़े सोच समझ के साथ पूरे देश में परिसीमन का एक षड्यंत्र बिछाया गया है अध्यक्ष महोदय। लेकिन हम लोगों की भी नजर है और निश्चित रूप से अगर ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ तो आर पार की लड़ाई, चाहे सरकार में रहें या ना रहें, इसकी लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे।
आदिवासी, दलित, पिछड़ों के हितकर बोलने वाले लोग, क्या हालत है अध्यक्ष महोदय असम के आदिवासियों का, क्या हालत है अंडमान निकोबार में रहने वाले आदिवासियों का, क्या हालत है अध्यक्ष महोदय इस राज्य से गए हुए या ले जाए गए मजदूरों के रूप में अलग अलग राज्यों में, चाहे बेंगलोर हो और भी राज्य के अलग अलग कोने में, वहां पर आदिवासियों का आज तक उन आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं मिला। असम के मुख्यमंत्री जी तो झारखंड में सुपरस्टार बनकर के घूम रहे थे हमारे विपक्ष के। हमने तो उनको पूछा, पत्र भी लिखा कि वहां के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हो हमारे आदिवासियों को, तो वो भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। जो भारत सरकार आदिवासियों के लिए विशेष योजना बनाती है और उसके लिए जो विशेष राशि भी आवंटन करती है, जो विशेष समुदाय को ही जाना है और उनको पता है कि ये विशुद्ध रूप से ये आदिवासी हैं, लेकिन उनको आदिवासियों का हक नहीं मिलता। हमने तो कहा अध्यक्ष महोदय, आप हमें सहयोग करें, चाहे वो आसाम में रहने वाले हमारे झारखंडी आदिवासी हों या अंडमान निकोबार में रहने वाले झारखंडी आदिवासी हों। झारखंड के आदिवासियों को जो हम सहायता देते हैं, जो सहयोग देते हैं, वहां के भी आदिवासियों को जो हमारे गए हुए हैं उनको हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके नेता बड़े चालाक, इनकी जो टीम है अध्यक्ष महोदय बड़ा ही विचित्र है। ऐसा टीम शायद देश पहली बार देख रहा है और शायद ये आखिरी बार ही देखेगा। ऐसा दूसरा भी कोई बन नहीं पाएगा अध्यक्ष महोदय। अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग चैनलों से ऐसे ऐसे बातों को, ऐसे ऐसे जहर बोने का काम करते हैं जहां लोगों में तनाव पैदा हो, लोगों में एक अहोपहो की स्थिति उत्पन्न हो। आपने सुना ही होगा, एक नेता कहता है कि संथाल परगना को इस राज्य से अलग कर दो, सुना ही होगा। तो दूसरे नेता बोलते हैं सरायकेला खारसवा को अलग कर दो। क्या मजाक है देखो, ये इनके नेता हैं। तो इनके साथ क्या व्यवहार हो सकता है देखो महोदय। राज को अलग करा दो, राज को आपस में लड़वा दो। दो राज्य तो आपस में लड़ ही चुके हैं अध्यक्ष महोदय, असम और कौन कौन। दो राज्य की पुलिस तो पूरा गोलीबार, मानो कि इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर में लड़ाई हो रहा हो, वैसे लड़ाई लड़ रहे थे। जातियों में लोगों को लड़वा दो, घर घर में लोगों को लड़वा दो। पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी से ये लोग डिग्री लेके आए हैं अध्यक्ष महोदय, ये समझ से परे। अलग अलग तरीके से। कल देखिए, कल एक घटना घटी अध्यक्ष महोदय। सबको ऐसी घटना के लिए हम भी निंदा करते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने पूरा सदन में इस विषय पर खेद जताया। खेद ही नहीं जताया अध्यक्ष महोदय, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता इतनी है अध्यक्ष महोदय, इस घटना को कोई माफ नहीं कर सकता। इसको लेकर के संसदीय कार्य मंत्री जी के साथ साथ हमारे आरजेडी के विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये योगेंद्र प्रसाद जी, ये लोग तीनों उनके मृत परिवार से जब भी मिल के आए अध्यक्ष महोदय और उनको आश्वस्त करके आए अध्यक्ष महोदय, जो भी अपराधी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। आधा तो अध्यक्ष महोदय हमारी सुरक्षा कर्मियों ने ये कर ही दिया अध्यक्ष महोदय। एक को तो पकड़ा ही है, उसी का बयान है कि किस वजह से ये घटना घटी, लेकिन इसको इन लोगों ने अलग तरीके से तुल दिया। झारखंड बंद, रांची बंद, क्या बंद करो, और बंद करने का क्या जरूरत है। बोलना ही खाली काफी है अध्यक्ष महोदय। जितने भी दुकान चलाने वाले लोग सब तो उसी के वोटर हैं।
बस आदेश होना है, सब ऑटोमेटिक बंद। एक दिन बंद होने से इन व्यापारियों का क्या जाएगा? जाएगा तो उसका जो उसके यहां मजदूरी करने जाता है अध्यक्ष महोदय, एक दिन का दिहाड़ी तो गया। तो अध्यक्ष महोदय ये बहुत चतुर है, पैसे वाले हैं ना, तो पैसे वाले लोग हमेशा अपने इस तरीके से चीजों का शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। अध्यक्ष महोदय देख लीजिए, 16 लाख करोड़ रुपया लगभग इन लोगों ने अपने व्यापारी मित्रों का माफ कर दिया अध्यक्ष महोदय, लेकिन किसानों का कर्जा माफ करने के लिए इनको सांप सूंघ जाता है। और किसानों को सम्मान राशि देते हैं, कितना रुपया सालाना? 6,000 रुपया। प्रतिदिन कितना रुपया हो गया? 15 रुपया 16 रुपया। अध्यक्ष महोदय बताइए, जहर भी नहीं मिलेगा अध्यक्ष महोदय 15 रुपया में। यह स्थिति है। अगर जहर खरीद के लिए आए तो जहर खा के आदमी मरेगा कि नहीं मरेगा वो भी गारंटी नहीं। इतने दुष्ट हैं अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय मैं समझता हूं कि बहुत थोड़ी महंगाई पर भी बात कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय 2014 से लेकर 24 तक का महंगाई देखिए। 2014 में अध्यक्ष महोदय दाल मिलता था 70 में, आज मिलता है 135 टका में। सरसों तेल अध्यक्ष महोदय उसमें 90 रुपया में मिलता था जब यूपीए की सरकार होती थी अध्यक्ष महोदय दिल्ली, और अब मिलता है 170 रुपया में अध्यक्ष महोदय प्रति लीटर। नमक अध्यक्ष महोदय 15 रुपया में और अब 30 रुपया में अध्यक्ष। चावल 25 रुपये का मिलता था, 45 रुपया किलो। डीजल 55 रुपया, आज 95 रुपया। पेट्रोल 70 रुपया, अब 105 रुपया। और रुपया का जो वैल्यू है 60-65 था, अब 90-95 हो गया। स्वाभाविक है। और आज जो स्थिति है अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने जो स्थिति उत्पन्न कर दी, वो स्थिति इतनी बुरी है कि रहा खा कसर इन लोगों ने नोटबंदी करके पूरा देश की व्यवस्था को ही चौपट कर दिया अध्यक्ष महोदय, पूरी तरीके से। हाँ, इनको सफलता मिली है। पूरा देश के लोगों के ऊपर जो हम 125 करोड़ या 150 करोड़ कह लें लोग के ऊपर जो टैक्स लादा है अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से टैक्स जो मैंने अभी आपको बताया अध्यक्ष महोदय, किस तरीके से एटीएम में सरकारी चोरी हो रही है अध्यक्ष महोदय। सरकार आपके टैक्स के नाम पर, चार्ज के नाम पर तस्ली कर रही है। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय इतना टैक्स लाद दिया है, आम लोगों का मोटा मोटी मान के समझिए अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने चमड़े ही निकाल लिया अध्यक्ष महोदय। बुरा हाल अध्यक्ष महोदय। और आज स्थिति ये है, जो आर्थिक असमानताएं हैं, अमीरी गरीबी इतना बढ़ने लगा है और कोई डर से बोल नहीं रहा है। कोई जाति के क्षेत्र में भाग रहा है, कोई धर्म के क्षेत्र में भाग रहा है, कोई अपने अपने क्षेत्र में लोग जाकर के चुपचाप से दबका हुआ है। और इस तरीके की जो भी घटनाएं होती है अध्यक्ष महोदय, कभी भी कोई कठिनाई आती है, ये मानव स्वभाव है, लोग संकुचित हो जाते हैं, डर जाते हैं अध्यक्ष महोदय। और इन लोगों ने इतना बड़ा हैमरिंग किया है इस देश के ऊपर कि लोग बचाव के लिए जहां तहां जाकर के छुप रहे हैं, जहां उनको लगता है कुछ हमको फायदा हो जाएगा या बचत हो जाएगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ओझा गुनी झाड़ भूख कुछ करा लीजिए, कुछ फायदा नहीं। विकसित भारत की बात बताते हैं, बताइए ना अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई एक भी विषय, एक भी कोई समान आप लोग बता दें जिसको लेकर के हम देश दुनिया के पटल पे खड़ा होकर बोल सके कि ये भारत देश का प्रोडक्ट है, जिसको लेकर के हम एक अलग पहचान रखते हैं। ना हम पेन बना पाए, ना गाड़ी बना पाए, ना घोड़ा बना पाए,
ना बैलगाड़ी बना पाए जिसको लेकर के हम दुनिया के पटल पर जाएं। क्या रिसर्च हम लोगों ने किया, क्या मैन्युफैक्चरिंग की। एक तरफ लोग एआई बना रहा है, लोग चांद पे जा रहा है और चांद पे फंस रहे लोग को लेके भी आते हैं लोग। कोई सॉफ्टवेयर बना, कोई माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है के माध्यम से कई ऐसी तकनीक का इजाद कर रहे हैं। और यहां हम लोग किस चीज पर इजाद कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय? कोई एक भी इनोवेशन हमारा इस देश में बताए जिसको लेकर के दुनिया की ये में हम लोग जा सके। भले ही फोर्ब्स जैसे बड़े बड़े ये में अपना रैंक लिखवा लें, पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन इनोवेशन के नाम पर ये देश बड़ा ही विचित्र तरीके से चल रहा है। देखो, यहां दो तरीके की चीजें चल रही है, एक लॉजिक, एक मैजिक। लॉजिक जो अमेरिका, चाइना लोग अपनाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, बड़े बड़े इनोवेशन करते हैं, और हम लोग मैजिक, हमारे बाबा जियों का मैजिक सुन सुन करके हम लोग पूरा अपना बुद्धि विवेक को मोक्ष प्राप्त करने में लगे हैं। तो कई चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, क्या हम बोले। कभी कभी तो समझ में नहीं आता कि हम लोग देश को किस और देख पा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है अध्यक्ष महोदय। और मैं बहुत कुछ है, मैंने कहा कि पहले बहुत बोला जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अब यहीं समाप्त कर दिया जाए। अब खामखा भाषण पे समय ना देकर के काम पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, और इसी आशा उम्मीद के साथ एक मजबूत पारी अब नई सरकार खेलेगी। पूरी हमारी ये महागठबंधन की सरकार मजबूती के साथ आने वाले इस 5 साल को और इस राज्य को एक 5 साल अध्यक्ष महोदय 25 साल का ये राज्य है। 25 साल बच्चा जन्म होता है तो एक बेगे 25 साल नहीं हो जाता है। 25 साल में 25 साल उसको अब साल का समय तय करना पड़ता है। इस राज्य ने भी तय किया, और जिन लोगों को इस युवा राज्य, इस नवजात झारखंड को लालन पालन बड़ा करने का जो जिम्मा इन लोगों ने लिया था अध्यक्ष महोदय, 2000 ईस्वी के काली रात को जिन्होंने शपथ ग्रहण किया था अध्यक्ष महोदय, जो लोग इस राज्य को चुरा कर अपने पाले में करने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने ऐसा इन वर्षों में किया कि आज इस राज्य को भी एक दिशा देने के लिए हम लोग पूरी ताकत के साथ, और लोगों को इस बात का विश्वास हुआ अध्यक्ष महोदय, और यही वजह से कि अभी अभी हाल में ही इस राज्य का जनादेश ये बताती है कि इस राज्य के लोगों का विश्वास इस सरकार पर है, हम पर है अध्यक्ष महोदय। और इस 25 साल के इस युवा राज्य को आने वाले 25 साल के लिए उनके कार्य योजनाओं के साथ हम लोग आगे काम करेंगे कि आने वाले 25 साल ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस कार्य योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। माननीय सदस्यगण, 24 फरवरी 2025 से प्रारंभ होकर आज दिनांक 27 मार्च 2025 तक कुल 20 कार्य बैठकों के बाद आज षष्ठम झारखंड विधानसभा का द्वितीय बजट सत्र अवसान के करीब पहुंच गया है। यह बजट सत्र कई दृष्टिकोण से, कई मायनों में अद्भुत रहा। लंबे अंतराल के बाद